जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर्स को मिल सकता है इंजन का अपग्रेड। वायु शक्ति में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तेजस फाइटर। इसराइल की तरफ से भारत के लिए आयरन डोम और आयरन बीम के टेक ट्रांसफर के प्रस्ताव की उम्मीद। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में हस्तक्षेप नहीं करता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जाते। और भारत और इसराइल का ट्रेड एग्रीमेंट बेहद ही जल्द और डिफेंस सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत रशिया के साथ भी अपने सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स के एक पैरेलल अपग्रेड प्रोग्राम को शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि भारत के जो सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स हैं तो उन्हें सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड किया जाना है और शुरुआत में हम 84 फाइटर्स को अपग्रेड कर रहे हैं और इस परियोजना पर HAL के साथ काम किया जाएगा। हालांकि अभी 84 Su-30 MKI फाइटर्स को अपग्रेड करने वाला जो प्रोग्राम है तो उसको CCS की तरफ से फाइनल क्लियरेंस मिलना बाकी है, जो कि जल्दी मिलने की उम्मीद है। लेकिन द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की जो नई रिपोर्ट सामने आई है इसमें सोर्सेज के हवाले से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि एयरफोर्स की ऑपरेशन रेडीनेस को सस्टेन रखने के लिए अब जो बचे हुए Su-30 MKI फाइटर्स हैं तो उनको भी साथ में ही अपग्रेड करने के लिए भारत रशिया के साथ एक अलग से प्रोग्राम पर काम कर सकता है। यानी कि लगभग 175 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स की जो फ्लीट है वो एक पैरेलल रूट के माध्यम से रशियन कंपनी के साथ शुरू की जाएगी। बाकी HAL के साथ जो 84 Su-30 MKI फाइटर्स को अपग्रेड किया जाना है तो उस अपग्रेड में कई महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल हैं, लेकिन उसमें इंजन का अपग्रेड शामिल नहीं है। पर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के साथ जो Su-30 MKI फाइटर्स अपग्रेड होंगे तो उसमें उनको इंजन अपग्रेड भी मिल सकता है, जिसमें अभी वर्तमान समय में इस्तेमाल होने वाले AL-31 इंजन को और भी पावरफुल AL-41 इंजन से रिप्लेस किया जा सकता है। और इस प्रस्ताव का मूल्यांकन भारतीय वायुसेना फिलहाल अभी कर रही है। और HAL जिन सुखोई फाइटर्स को अपग्रेड करेगी तो उस अपग्रेड में इंजन के अलावा बाकी सभी महत्वपूर्ण सिस्टम्स जैसे कि स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रडार, लॉन्ग रेंज के वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, नेक्स्ट जनरेशन के रडार वार्निंग रिसीवर, डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इस तरह के और भी अलग अलग महत्वपूर्ण सिस्टम्स इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे और जिनमें से अधिकतर भारत में स्वदेशी तौर पर ही बने हैं। लेकिन द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के साथ जो सुखोई फाइटर्स को अपग्रेड करने की योजना है तो उस अपग्रेड में रशिया द्वारा ऑफर किए गए नए इंजन के साथ साथ रशियन एवियोनिक्स को शामिल किया जा सकता है। और इसी को लेकर डिफेंस कम्युनिटी में डिबेट भी है, क्योंकि रशिया के जो एवियोनिक्स हैं तो उन पर प्रश्न उठते रहते हैं। बाकी इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि सुखोई फाइटर्स की फ्लीट को दो अलग अलग रूट के माध्यम से अपग्रेड क्यों किया जा रहा है। तो उसका कारण यह बताया गया कि अगर हम केवल स्वदेशी अपग्रेड पर ही निर्भर रहेंगे तो इससे जो टाइमलाइन है वो लगभग अगले दशक तक के लिए पुश हो जाएंगी। और HAL के नेतृत्व वाले अपग्रेड में कुछ ऐसे कंसर्न्स भी हैं कि ये अपने फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस की टाइमलाइन को समय पर पूरा कर पाएगी या नहीं, और इसी वजह से पैरेलल रूट अपनाने की बात की गई है जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो ऑपरेशन रेडीनेस है वो प्रभावित ना हो और पूरी सुखोई फाइटर्स की फ्लीट समय पर अपग्रेड हो जाए। बाकी रशिया के साथ सुखोई Su-57 की जो डील है उसे औपचारिक रूप दिए जाने वाली रिपोर्ट्स हाल ही में हमें देखने को मिली भी थी। बाकी इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बार रशिया के साथ सुखोई फाइटर्स के अपग्रेड वाले नेगोशिएशंस कंप्लीट होने के बाद फिर इसके लिए रक्षा मंत्रालय के सामने एक अलग से प्रपोजल पेश किया जाएगा। और इस वाले अप्रोच को MiG-21 बाइसन के अपग्रेड वाले मॉडल की तरह ही बताया जा रहा है, जिसमें भारत और रशिया दोनों की एजेंसीज पैरेलली शामिल थी। बाकी अगर सब कुछ योजना के अनुसार ही चलता है तो फिर भारतीय वायुसेना को जो पहला फुल्ली अपग्रेडेड Su-30 MKI फाइटर है तो वो उसको 2033-34 तक मिलने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना 27 फरवरी को वायु शक्ति एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी लीथल फायर पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तैयार है और हाल ही में उसकी एक फुल ड्रेस रिहर्सल भी कंडक्ट की गई थी। हालांकि इस वायु शक्ति एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस भी पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अभी हाल ही में जो तेजस फाइटर के साथ एक माइनर टेक्निकल इंसिडेंट हुआ था, फिर जिसके बाद रिपोर्ट्स आई थी कि इसी इंसिडेंट के बाद से तेजस फाइटर की पूरी फ्लीट की अभी जाँच की जा रही है। तो अब जो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर इसी वजह से वायु शक्ति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अभी मंगलवार को जो इस वायु शक्ति एक्सरसाइज की रिहर्सल कंडक्ट की गई थी तो उसकी रिहर्सल में भी तेजस फाइटर देखने को नहीं मिला था। और इसलिए न्यूज़ 18 की भी रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि तेजस मार्क 1 संभावित रूप से वायु शक्ति एक्सरसाइज का हिस्सा ना बने, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर भारतीय वायुसेना की तरफ से ऐसा कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है। लंदन बेस्ड ग्लोबल डिफेंस थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज शॉर्ट फॉर्म में IISS, तो उनका यह कहना है कि पिछले साल जो भारत और पाकिस्तान का मिलिट्री स्टैंड ऑफ देखने को मिला था, जो कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाता है, तो ये संभावित रूप से अब तक की दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर इंगेजमेंट रही होगी।
और IISS की जो स्टेटमेंट है ये उनके 2026 की इस लेटेस्ट रिपोर्ट में देखने को मिली है, जो कि 24 फरवरी को रिलीज़ की गई थी। और उनका ये मानना है कि इस इंगेजमेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो अभी अनसर्टेन ही है। और IIS ने अपने रिव्यू में इस बात को कंफर्म किया है कि निश्चित रूप से भारत के एयरक्राफ्ट ने 9 आतंकी बेसिस के खिलाफ प्रिसाइज स्ट्राइक्स कंडक्ट करी हैं। और इसी रिव्यू के मुताबिक संभावित रूप से इसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया था, तो उसमें संभावित रूप से उसने अपने J-10C और अपने JF-17 ब्लॉक 3 को स्क्रैम्बल किया था। लेकिन किसी भी देश का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने खुद के एयर स्पेस के बियॉन्ड नहीं गया। और इसी वजह से रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो इंगेजमेंट था इसमें अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की BVR एयर टू एयर इंगेजमेंट देखने को मिली है। बाकी इसी इंगेजमेंट से याद आया, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से क्लेम किया गया कि मैंने अपने पहले 10 महीनों में 8 वॉर रुकवाए हैं, जिसमें से भारत पाकिस्तान का युद्ध भी है। और भारत पाकिस्तान के युद्ध पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। और 35 मिलियन लोगों ने कहा है कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करता, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इसमें मारे जाते हैं। बाकी अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको याद दिलाते हैं कि कुछ ही समय पहले अपने इसी सीरीज में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार ये भी क्लेम किया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें कहा कि अगर आप हस्तक्षेप नहीं करते तो 35 मिलियन लोग मारे जाते। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से कह रहे हैं कि 35 मिलियन लोगों ने भी कहा कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जाते। लेकिन एक बात तय है कि अगर किसी को अभी भी यही लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को झुकना पड़ा था अमेरिका की वजह से, तो उन्हें दोबारा से विचार करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के सामने कुछ झुका तो जरूर था, लेकिन ये कन्फर्म है कि वो भारत नहीं था। अब वो कौन था ये गैस करना इतना मुश्किल भी नहीं है। और हमें बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि बार बार जो न्यूक्लियर वॉर की बात की जा रही है तो इसका किराना हिल से कुछ लेना देना है। अब इस पर बोले तो बोलें क्या और कहें तो कहें क्या। अगर आपको कुछ अपने विचार रखने हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किए गए जॉइंट ऑपरेशन में पुंछ के गनी फॉरेस्ट एरिया में एक आतंकी हाइडआउट को बस्ट किया है। और यहाँ पे सर्च के दौरान लगभग 4.5 किलोग्राम का एक IED, एक स्मॉल IED लगभग 800 ग्राम का, 2 चाइनीज ग्रेनेड्स, एक 9 mm की पिस्टल, 2 9 mm के राउंड्स और 22 7.62 mm के राउंड्स रिकवर किए गए। बाकी जो IEDs और ग्रेनेड्स मिले हैं तो उन्हें कंट्रोल एक्सप्लोजन के माध्यम से बाद में डिमोलिश किया गया है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री ऑफिशियल विजिट के हिस्से के तौर पर आज इजराइल पहुंच चुके हैं। हालांकि ये विजिट केवल 2 दिन की है, जिसमें दोनों देश अपने बीच के बायलैटरल टाइज को और भी आगे ले जाने पर फोकस करेंगे। और इसी विजिट के दौरान इजरायली प्राइम मिनिस्टर भारतीय प्रधानमंत्री के सामने अपने हेक्सागन अलायंस फ्रेमवर्क का प्रस्ताव भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें भारत, अरब नेशंस, अफ्रीकन नेशंस, मेडिटेरेनियन नेशंस और एशिया में कुछ और नेशंस, तो इनको शामिल किया जाएगा। और इस अलायंस को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है तो वो है उन देशों का एक ऐसा गठबंधन बनाना जो कि कट्टरपंथी गुटों के खिलाफ एक्शंस लेने के लिए सहमत हों। और इजरायली ऑफिशियल्स का मानना है कि इन सभी देशों की सोच अलग अलग है और इसमें हमारा सहयोग शानदार परिणाम दे सकता है और निश्चित रूप से हमारी मजबूती और भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। और इसमें कुछ प्रमुख कंट्रीज के तौर पर आपको भारत, इजरायल, US, UAE, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, तो ये तो देखने को मिल ही सकते हैं। और इस फ्रेमवर्क से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। और अभी जो भारतीय प्रधानमंत्री की इजरायल की विजिट चल रही है तो उससे भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा निराश है और उसके कई सारे कारण हैं और उसमें से एक कारण ये हेक्सागन अलायंस वाला प्रस्ताव भी है। बेंगलुरु बेस्ड सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स को HAL के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम प्रोग्राम के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी कि AESA रडार सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जिसकी वैल्यू 66 करोड़ रुपीज़ है। और ये जो ऑर्डर है ये इस प्रोग्राम के फेज़ 1 को कवर करता है, जिसमें AESA रडार का डिज़ाइन और डेवलपमेंट शामिल है। और कंपनी का कहना है कि वे इस फेज़ को अगले 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरा कर देंगे। और अगर HAL दूसरी स्टेज के साथ भी आगे बढ़ती है तो फिर इसके फेज़ 2 में 5 वर्षों के अंदर रडार सिस्टम्स के सीरियल प्रोडक्शन और डिलीवरी को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ इजरायली और इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इजराइल है वो भारत को उनके बेहद ही फेमस आयरन डोम और आयरन बीम जैसे डिफेंस सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को पेश कर सकता है, जो कि भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के हिस्से के तौर पर पेश किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दे कि ना तो इन वेपन सिस्टम्स के मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से और ना ही इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई ऐसा कमेंट देखने को मिला है। लेकिन हाँ, इजरायली ऑफिशियल्स ये जरूर कंफर्म कर चुके हैं कि मिसाइल डिफेंस वो प्रमुख डोमेन है जिसमें भारत और इजरायल कोलैबोरेशंस को देख रहे हैं। और वैसे ये रिपोर्ट्स भी हैं हमारे निकम्मे पड़ोसी के अपसेट होने का कारण। बाकी NDTV के साथ खास बातचीत में इजरायल के चीफ इकोनॉमिस्ट की तरफ से जरूर कंफर्म किया गया कि भारत और इजरायल के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेहद ही जल्द होगा। और ये भी कंफर्म हुआ कि भारत और इजरायल के ट्रेड एग्रीमेंट में जो डिफेंस सेक्टर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन गुरप्रताप सिंह चहल वीर गति को प्राप्त हुए थे।
और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2006 में 44 असम राइफल्स के राइफलमैन राजन और 1968 में 18 असम राइफल्स के राइफलमैन झुमनालाल वाल्मीकि ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है तो उसकी ऑपरेशनल रेंज कितनी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।